हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मेरा नाम है सुरभि तिवारी और मैं हूं आपकी फिजिक्स टीचर। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का एक चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। लास्ट वीडियो अगर आपने मेरा देखा है तो मैंने उसमें आपको समझाया था कि वर्क और एनर्जी क्या होता है। आज हम वर्क और एनर्जी का दूसरा पार्ट समझेंगे और ये जानेंगे कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी, अगर आपने कभी फॉर्मूला देखा है तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। अब यह फॉर्मूला तो ठीक है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या है? आपने पहले अगर कभी सुना होगा कि एक काइनेटिक नाम से गाड़ी आती थी, स्कूटी आती थी। तो काइनेटिक मतलब समथिंग विच इज इन मोशन। ठीक है, तो काइनेटिक जो एनर्जी है वो सारे ऑब्जेक्ट पजेस करते हैं जिनमें मोशन होता है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज पजेस्ड बाय the object which is in motion. The energy which is possessed by an object due to its motion is called kinetic energy. ठीक है, कोई भी चीज़ जब मोशन में होती है दैट मीन्स कि वो क्या पोजेस कर रही है, काइनेटिक एनर्जी। अब अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं तो इसकी एसआई यूनिट भी जूल ही होती है। जैसे हमने अभी एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ी थी कि द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। अब यहाँ पर वर्क क्या है? मोशन। तो मोशन में आने के लिए जो एनर्जी यूज़ की जा रही है या जो एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। इसके यूनिट की बात करें तो वो भी जूल ही होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो द एसआई यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज जूल। Kinetic energy of a body moving with certain velocity is equal to the work done on it to make it require that velocity. Kinetic energy जो भी बॉडी लेती है या करती है वो डिपेंड करता है कि उस पर कितना वर्क डन किया गया है। और वर्क डन का मतलब कि हमने उस पर कितना फोर्स लगाया है। जैसे अगर मैं किसी को थोड़ा हल्का सा पुश करूँगी तो वो थोड़े डिस्टेंस तक जाएगी, और अगर किसी को थोड़ा ज़्यादा पुश करूँगी तो वो थोड़े ज़्यादा डिस्टेंस तक जाएगी। तो यहाँ पर वर्क डन की वैल्यू एक केस में ज़्यादा है, एक केस में कम है। तो जिसमें कम है वहाँ काइनेटिक एनर्जी कम, और जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वर्क डन के कारण वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। और जैसा अभी हमने इस फॉर्मूले में देखा, काइनेटिक एनर्जी जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, मास एंड वेलोसिटी। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि मास क्या होता है और वेलोसिटी क्या होती है। क्लियर है? तो मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब अगर किसी की वेलोसिटी ज़्यादा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, अगर मास ज़्यादा है तो उसकी भी काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी। अब ये काइनेटिक एनर्जी आई कहाँ से, इसको कैसे हमने डिराइव किया, चलिए ये देखते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ मुझे एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं तो मैं पहले इनको एलाबोरेट कर देना चाहती हूँ। देखिए, ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन कैन पियर्स अ टारगेट। अब अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक बुलेट थी मुझे कहीं बुलेट मिली और मैंने उसे टारगेट पर यूं फेंका, लेकिन वो उस टारगेट को पियर्स नहीं करेगी, मतलब उसमें कोई भी होल नहीं करेगी। लेकिन वहीं जब मैं गन से फायर करती हूँ तो वो उसे चीरती हुई आगे चली जाएगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा हो गई है। जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, अ मूविंग हैमर ड्राइव्स अ नेल इनटू द वुड। ड्यू टू इट्स मोशन इट हैज़ काइनेटिक एनर्जी और एबिलिटी टू डू वर्क। यहाँ पर एक हैमर जो मूव कर रहा है दैट मीन्स कि उसमें काइनेटिक एनर्जी है और वो अपनी एनर्जी नेल को ट्रांसफ़र कर रहा है जिसकी वजह से नेल को आप वुड में पियर्स कर पा रहे हो। A running horse has kinetic energy। और काइनेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल, जैसे अगर कोई घोड़ा दौड़ रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है। अब आप बोलेंगे ये तो सब पता है, लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभी हमें एग्जाम्पल्स को पढ़ना पड़ता है कि हाँ भाई काइनेटिक एनर्जी के ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब बच्चों थोड़ा सा ना बीच बीच में मैं ठीक है माधुरी दीक्षित की तरह तो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा सा गला इस वीडियो के दौरान ख़राब है। लेकिन क्या है कि टाइम पर हम सारे वीडियोस आपको दे दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, एग्ज़ाम के पहले सारे वीडियोस दे दें, तो इसलिए मैं इसे आज जल्दी से आपके लिए लेकर के आई हूँ। चलिए, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? हाफ mv², जहाँ पर m है मास और v है वेलोसिटी। लेकिन बात यह है कि ये आया कैसे फॉर्मूला। ठीक है, अब हमने मान लिया कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। आप ये बहुत अच्छे से डेरिवेशन देखो, काफ़ी ईजी डेरिवेशन है, आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि मेरे पास एक मास m का ऑब्जेक्ट था जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी। मैंने उस पर फोर्स लगाया तो वो डिस्प्लेस हुआ और उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई v।
ठीक है। अब इस केस में इस ऑब्जेक्ट पर किया गया वर्क डन, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वर्क डन। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, W इक्वल्स टू F इंटू एस, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है, सबसे पहले आपको ये चीज़ बतानी है। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट था, क्योंकि वो इनिशियल वेलोसिटी उसकी कुछ थी, फिर फाइनल वेलोसिटी पे पहुंचा, तो हम यहाँ पे न्यूटन की थर्ड इक्वेशन का यूज़ करेंगे और उसके हिसाब से हम एक इक्वेशन यहाँ लिखेंगे। इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं, W इक्वल्स टू F इंटू एस को, और यहाँ से हम, क्योंकि W इक्वल्स टू F इंटू एस में है ना, हमें क्या करना है, हमें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लेकर के आना है ना। तो यहाँ से मैंने F इंटू एस किया। अब ये जो S है इसमें मैं लेकर के आऊँगी V सॉरी इसमें मुझे v लेकर के आना है। तो मुझे पता है कि यार किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u थी और फाइनल वेलोसिटी v हो गई, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as के फॉर्मूले से यहाँ डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट की एक इक्वेशन निकाल के ले आऊँगी। अब यहाँ पर a क्या है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्यों होता है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी है। तो a इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, u इज इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज फाइनल वेलोसिटी। अब हमें एक चीज़ और पता है, अब W इक्वल्स टू F इंटू एस में मैंने S की वैल्यू तो थर्ड इक्वेशन को यूज़ करके निकाल ली। अब मैं F की वैल्यू को पुट कर देती हूँ, तो F इक्वल्स टू क्या होता है, फादर इक्वल्स टू माँ, पापा और मम्मी दोनों बराबर, 40 पीजे था लेकिन छोड़िए। तो F इक्वल्स टू M इंटू ए हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए F, इसकी जगह पर मैंने F की जगह पर M इंटू ए और S की जगह पर हम पुट कर देंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, और इस a से a को कैंसिल करेंगे तो मेरे पास फॉर्मूला देखिए आ गया है m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला है, ये हमने किसकी जगह लिखा है, W की जगह। और वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन इज एनर्जी। तो वर्क डन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी। सो this is known as the work energy theorem, that is the total work is equal to change in kinetic energy। ये जो थ्योरम मिली है आपको W इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, इसको आप वर्क एनर्जी थ्योरम भी कहते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, टोटल वर्क इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। तो जितना वर्क डन आपने किसी में किया है वो एक्चुअल में उसकी टोटल एनर्जी है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी इज व्हाट, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, अब क्योंकि किसी भी चीज़ की जो इनिशियल वेलोसिटी है, अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है तो वो ज़ीरो होती है, तो अगर मैं u की जगह ज़ीरो पुट करूँ तो मुझे काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगी, W इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। दिस वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसलिए मैं W की जगह के रख देती हूँ, तो हाफ mv स्क्वायर मेरा यहाँ से आ जाएगा। अब मैं एक बार और बता दूँ कि k आपको अगर चाहिए है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला आपको कैसे निकालना है। देखिए सबसे पहले तो आप एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करिएगा जिसका मास कितना है, m है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, आपने इस पे फोर्स अप्लाई किया तो इसकी जो वेलोसिटी है वो v हो गई, और क्योंकि वेलोसिटी में चेंज होगा इसलिए यहाँ पे आपको एक्सेलरेट भी, ये एक्सेलरेशन भी मिलेगा। नाउ क्योंकि हमने किसी भी चीज़ पर फोर्स लगाया है तो वो डिस्प्लेस हुई होगी, दैट मीन्स कि वहाँ वर्क डन हुआ है, तो इसलिए W इक्वल्स टू F इंटू एस आपने लिख दिया। अब F की जगह पर मैं लिख सकती हूँ ma, और S की जगह पर क्योंकि यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी हो रहा था तो मेरे पास v u सब कुछ है, तो इसलिए मैं यहाँ से S की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगी, विच इज़ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, एंड नाउ आई विल पुट इट इन अ इक्वेशन नंबर फर्स्ट विच इज W इक्वल्स टू F इंटू एस। ठीक है, तो जब आपने सारी वैल्यूज को पुट किया, सो यू विल गेट व्हाट 2ma इंटू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, a से आपका a कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल गेट हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये W इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर minus u square is known as work energy theorem, which means that the work done is equals to kinetic energy। और उससे हम W की जगह W equals to ke अगर मैं लिख रही हूँ तो ke equals to हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और अगर u की वैल्यू, इनिशियली कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था तो u की जगह अगर आप जीरो पुट करोगे तो you will get ke equals to हाफ m v स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, तो ये तो हो गई हमारी काइनेटिक एनर्जी और उसका फॉर्मुलेशन हमने कैसे किया ये। अब नाउ सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को डिराइव करने के बाद हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल गए, है ना। हर फॉर्मूले के बाद आप देखोगे तो आपको उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे वो रिलेटेड होते हैं आपके फॉर्मूले से।
जैसे कि इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल, इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो गेट्स डबल। अगर मैंने मास को डबल कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी, बिकॉज के इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। इफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज हाफ्ड, इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो गेट्स हाफ। बिल्कुल, अगर मैंने मास को आधा कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी भी आधी हो जाएगी। इफ द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज डबल, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स। लेकिन अगर मैं किसी चीज़ की स्पीड को डबल करती हूँ तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। अब कहने को आप बोलेंगे कि मैम ये तो इतनी छोटी छोटी सी सिंपल सी बात है, फॉर्मूले से दिख रही है, लेकिन हमें इसे एक्सप्लेन करना होगा, क्योंकि जब एप्लीकेशंस में आप ये सब यूज़ करते हो फॉर्मूलेस को, या फिर कहीं क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आपको ये सब ध्यान देना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज, अगर वेलोसिटी डबल कर दी तो काइनेटिक एनर्जी 4th टाइम हो जाएगी। हमें फॉर्मूले से क्लियर हो रहा है। And if the speed of object is half, the kinetic energy becomes 1/4. And heavy object moving with high speed have more kinetic energy than a small object moving with same speed. ठीक है, अब ये स्टेटमेंट अगर आ गया और आपसे ट्रू और फॉल्स में पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये सही है कि हैवी ऑब्जेक्ट्स की काइनेटिक एनर्जी एज कंपेयर टू स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जो कि सेम स्पीड से चल रहे हो, याद रखिएगा स्पीड दोनों की सेम है। अब ऐसा अगर है कि हैवी ऑब्जेक्ट है लेकिन उसकी स्पीड हाफ है और यहाँ पर स्पीड ज़्यादा है, तो फिर काइनेटिक एनर्जी का केस कुछ और हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों ही ऑब्जेक्ट सेम स्पीड में है और दोनों के मासेस ज़्यादा है, एक का ज़्यादा एक का कम है, तो ज़्यादा मास वाले की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने इस पॉइंट्स को समझा। अब एक क्वेश्चन, हालांकि यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशन भी है, बट अब आप क्वेश्चन को समझ लो। A bullet of mass 8 gram is fired with a velocity of 80 meter per second. मीटर सेकेंड, कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर हमें मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, तो वी विल इजीली आइडेंटिफाई द काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपल मास और वेलोसिटी को पुट कर देना है। मास क्या है 8 ग्राम्स, बट हम क्या करते हैं कि हर चीज़ को एसआई में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ग्राम की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम्स। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ग्राम की जगह पर किलोग्राम करेंगे, तो 8 डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, तो दिस विल बिकम 8 डिवाइड बाय 1000 किलोग्राम्स। क्लियर है। v की वैल्यू 80 मीटर पर सेकेंड दी हुई है, विच इज राइट, बिल्कुल सही है, एसआई यूनिट ही है ये। तो हम यहाँ पर 80 पुट कर दिए और जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर लगभग 25.6 जूल्स आएगा। ये मल्टीप्लाई गलती से लगा हुआ है बच्चों, ठीक है। तो ये आपको आंसर यहाँ पे मिलेगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, बिकॉज मैंने कैलकुलेट अभी इसको नहीं किया, ठीक है। मेरे ख्याल से कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है, और अगर गलती है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ अ बॉडी ऑफ अ मास 5 kg इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड, सो फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी आफ्टर 10 सेकेंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि एक बॉडी है जिसका मास 5 किलोग्राम्स है, वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है, और एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड है। सो फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी आफ्टर 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी की आपको वैल्यू बतानी है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा बहुत जो मिस्टेक है वो सबसे पहले बता दूँ। ये है मीटर पर सेकेंड और ये है इसकी पावर, है ना, मीटर पर सेकेंड की पावर -2। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। देखो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर या फिर एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है कि एक बॉडी है जिसका मास दिया हुआ है हमें 5 kg। ये जो 10 मीटर पर सेकेंड है ये होती है इनिशियल वेलोसिटी किसी भी चीज़ की, ठीक है। एंड एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हुई है आपको 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ ये एक्सेलरेशन और ये सब वैल्यू दी हुई है और टाइम भी दिया हुआ है आपको 10 सेकेंड। तो हम यहाँ से v की वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। तो फर्स्ट हमें v निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास v नहीं है, तो v इक्वल्स टू u प्लस 80 होता है। फर्स्ट इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे। अब v इक्वल्स टू u कितना है 10, एक्सेलरेशन इज 20 एंड टाइम इज 10, ठीक है। दैट इज v की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो कितनी हो जाएगी 10 प्लस 200 या फिर 210 मीटर पर सेकेंड। दिस इज v। क्लियर है। अब इसके बाद क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो हमको पता ही है,
क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ, ठीक है, ये सेकेंड। और m की वैल्यू कितनी है, 5 किलोग्राम, v है 210 का स्क्वायर। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको काइनेटिक एनर्जी जूल्स में मिल जाएगी। समझ में आया? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, समझ में आ ही गया होगा आप सभी के। तो ये हमने पहले v निकाला, फिर उसके बाद हाफ एम वी स्क्वायर से हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली, जो कि लगभग कितनी आ रही है 1,10,250 जूल। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। What is the work done to increase the velocity of van from 10 मीटर पर सेकेंड? काफ़ी गला मेरा वो है, प्रॉब्लम कर रहा है, बट मैं हारूंगी नहीं, मैं लगी रहूंगी, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना है और आप लोगों के सामने उसे लेकर आना है। तो what is the work done to increase the velocity of van from 10 meter per second to 20 meter per second if the mass of the van is 2000 kg? थोड़ा क्वेश्चन गड़बड़ है। अब देखो हाँ, तो यहाँ पे क्या है बच्चों कि वैन की जो स्पीड थी वो 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड हो गई है। तो हम यहाँ पे क्या करना है, हमें वर्क डन निकालना है। अब वर्क डन क्या होता है, एक फॉर्मूला याद रखिए, वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज किसी का भी क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल। पहली स्पीड क्या थी, 10 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले तो मैं काइनेटिक एनर्जी 1 निकाल लेती हूँ। v की जगह 10, हाफ, ठीक है। तो यहाँ से मुझे काइनेटिक एनर्जी 1 मिल गई। अब काइनेटिक एनर्जी 2, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी आपकी, हाफ इंटू 2000 इंटू 20 इंटू 20, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे हम इसे। तो यहाँ से हमें वर्क डन मिल जाएगा। तो दिस विल बी 4 kg माइनस 100 kg, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 300 किलो जूल आएगा, विच इज़ द वर्क डन। क्लियर है? आओ अब ये क्वेश्चन के बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप की हमारी एनर्जी पर, विच इज़ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, जैसे तुमसे कहा जाता है ना कि तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल है, आप कितना कर सकते हो, तो मतलब कि एक चीज़ जो हमारे अंदर है, हमारे अंदर स्टोर्ड है, वो चलती फिरती नहीं नजर आई लेकिन हमारे अंदर है। उसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ही वही होता है, द एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज इन पोजीशन और शेप। मतलब जब भी आप किसी बॉडी के पोजीशन को या शेप को चेंज करते हो तो उसके अंदर जो एनर्जी आ जाती है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में ऑब्जेक्ट आपको घूमता फिरता नहीं दिखाई देगा, एक ही जगह पर है। जैसे कि पोजीशन में चेंज होने का मतलब क्या है, मान लीजिए एक बॉल नीचे रखी थी, मैंने उसको उठा लिया, तो मैंने उस पर क्या किया, काम किया, मतलब मैंने वर्क डन किया। कैसे किया, मैंने फोर्स लगाया तो डिस्प्लेस हुई और एक जगह पर आ गई, एक हाइट पे आ गई। तो अब मेरी जो एनर्जी था, वर्क डन मैंने किया तो मेरी एनर्जी उसमें ट्रांसफ़र हो गई। तो इसके अंदर अब क्या आ गई, बॉल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो कि स्टोर्ड है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, शेप। तो अगर किसी के शेप को चेंज कर दो, मतलब एक रबर बैंड था, मैंने उसको स्ट्रेच कर दिया, दैट मीन्स कि अब उसमें क्या आ गई है, क्योंकि मैंने उसे स्ट्रेच किया, वर्क डन किया, तो उसके अंदर अगेन एक काइनेटिक एनर्जी आ गई, वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, क्योंकि जैसे मैं छोड़ूंगी वो वापस से अपनी पहली पोजीशन पे आ जाएगा। समझ में आया? वैसे ही स्प्रिंग, अगर मैं स्प्रिंग को दबा दूं तो मैंने उस पर वर्क डन किया, मतलब कि मैंने अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर दिया और वो किस फॉर्म में स्टोर्ड है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। समझ में आई बात शेप की और पोजीशन की? तो द एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज इन पोजीशन और शेप इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। द एसआई यूनिट इज जूल। अब एनर्जी है तो जूल तो इसकी एसआई यूनिट होगी ही। वी कैन से दैट द पोटेंशियल एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉडी इज द एनर्जी प्रेजेंट इट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फिगरेशन।
एग्जाम्पल, आई स्ट्रेच रबर बैंड, स्प्रिंग, स्ट्रिंग ऑन द बो, मतलब जब आप किसी धनुष से ऐसे तीर को चलाते हो तो आप उसे खींच के रखते हो, मतलब उसके अंदर एनर्जी है, आप रिलीज करोगे तो वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आगे जाएगी, मतलब कि वो मूव करेगी। Now we can say that a body possessed energy even when it's not in motion, मतलब कि बॉडी के अंदर एनर्जी होती है अगर वो मोशन में नहीं है फिर भी, और इस एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। आई बात समझ में बच्चा? चलिए अब एग्जांपल ये है कि जैसे वाटर स्टोर्ड इन डैम हैज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन एट हाइट। अब हाइट पे पानी है, वहां पर स्टोर्ड है, जैसे आप उसे खोलोगे तो वो जल्दी जल्दी बहुत फोर्स से नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड थी। सेकंड, अ स्टोन लाइंग ऑन अ रूफ ऑफ द बिल्डिंग हैज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स हाइट। अगेन सभी में ऐसा नहीं कि हाइट पर ही चीजें हैं तो ही उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, सब चीजों में, लेकिन हाइट पर क्योंकि हमें पता है कि अगर नीचे गिरी तो उसकी आवाज आएगी या उसमें मोशन होगा। क्लियर है? सो उसमें भी एक पोटेंशियल एनर्जी है। अ बाउंड स्प्रिंग ऑन ऑफ अ वॉच हैज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द चेंज ऑफ इट्स शेप। अब भाई स्प्रिंग का शेप चेंज होता है, इसीलिए उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है। क्लियर है? चलो, नाउ वी नीड टू कैलकुलेट, है ना, द पोटेंशियल एनर्जी। अब बहुत पहले एक ऐड आता था MDH, है ना, किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ मैं MDH इसलिए बोलती हूँ क्योंकि बच्चों को याद रहे कि पोटेंशियल एनर्जी इज MGH, डी की जगह जी लगा देना, ठीक है। तो अगेन एक पीजे, लेकिन याद रखने का सही तरीका कि पोटेंशियल एनर्जी होती है MG और H, ठीक है, मतलब वहां पे Hg का बहुत बड़ा रोल है। तो सबसे पहले तो अपन ये समझेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट हाइट, ये हाइट क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रेज्ड थ्रू अ सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड इट्स एनर्जी इंक्रीजेस। ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी चीज को ना नीचे हॉरिजॉन्टली धक्का देते हो या ऊपर उठाते हो तो उस केस में जब ऊपर उठाते हो तो उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जब आप उसे नीचे ड्रॉप करोगे तो वो एक मोशन के साथ नीचे आएगी, जो कि भले ही ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आ रहा है। और दूसरी चीज कि जब वो गिरेगी तो उसमें एक दूसरी एनर्जी हमें दिखाई देती है जो साउंड के फॉर्म में निकलती है। क्लियर है? सो व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज रेज्ड थ्रू अ सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड इट्स एनर्जी इंक्रीजेस। दिस इज बिकॉज वर्क इज डन ऑन इट अगेंस्ट ग्रेविटी वाइल इट इज बीइंग रेज्ड। मतलब जब आप किसी चीज को उठाते हो तो आप ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करते हो, क्योंकि ग्रेविटी तो इसको नीचे लाना चाहती है, लेकिन अगर मैं किसी चीज को ऊपर जा रही हूँ तो क्या हो रहा है, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है, मतलब कि वहां पर एनर्जी ज्यादा हो जाती है। द एनर्जी प्रेजेंट इन सच ऑब्जेक्ट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ उठाते हो तो क्योंकि वो इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट काम करता है, तो इसलिए ये जो एनर्जी इसमें स्टोर रहती है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होती है। So the gravitational potential energy of an object at a point above the ground is defined as the work done in raising it from the ground to the point against gravity. तो अगर मुझसे कोई पूछे कि, तो यहाँ से आपको पॉइंट ये याद रखना है बच्चों कि द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड, है ना। मान लीजिए कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने उठा के यहाँ पे ले आई हूँ h हाइट के बाद, ठीक है। तो इसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि हमने वहां पर अगेंस्ट ग्रेविटी काम किया है, ठीक है। तो इसीलिए ये हो जाएगी mg into h एंड दिस इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन राइजिंग इट फ्रॉम ग्राउंड टू दैट पॉइंट अगेंस्ट ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब भाई यहाँ तक हम ये तो समझ गए कि पोटेंशियल एनर्जी एक हाइट पर है या फिर जो भी अब बात होती है कि पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन, उसका फॉर्मूला क्या है। तो मैंने आपको बताया था MDH MGH वाला कॉन्सेप्ट। तो MGH है, लेकिन कैसे है, तो हमने मान लिया कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। अब मैंने इस ऑब्जेक्ट को उठाया है पॉइंट A से। अब इस दौरान जब ये पॉइंट A पर था तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज 0। अब जब मैंने इसे एक सर्टेन हाइट पर उठाया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, तो
अब मैंने किसी चीज़ को अगर उठाया, दैट मीन्स कि मैंने उस पर फोर्स लगाया। कौन सा फोर्स लगाया? अगेंस्ट कितना लगाना पड़ेगा मुझे उठाने के लिए? उसे इतना लगाना पड़ेगा जो कि उसके ग्रेविटेशनल फोर्स जितना उस पर लग रहा है उसके बराबर हो, है ना। तो जैसे नीचे m इंटू जी लगेगा फोर्स, क्योंकि उसका वेट ही क्या है? फोर्स है। तो m इंटू जी के बराबर का फोर्स लगाऊंगी मैं। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? h हो रहा है। तो यहाँ से जब ये यहाँ पर आया तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी? वर्क डन के बराबर, और वर्क डन F इंटू एस होता है, और इस केस में फोर्स है m इंटू जी और डिस्प्लेसमेंट है h। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, या वर्क डन कितना हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट पर? mgh हो जाएगा। तो बस यही आपका डेरिवेशन है पोटेंशियल एनर्जी का। तो टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट from A position to B position, we have to apply a minimum force which is equal to m into g in the upward direction. So work is done on the body against the force of gravity. Therefore, the potential energy or the work done equals to force into displacement. मतलब कि किसी भी चीज़ को उठाया, मतलब कि आपने उस पर वर्क किया मतलब कि फोर्स लगाया और उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब फोर्स के साथ कितना लगाना पड़ेगा? ग्रेविटी के बराबर, अगेंस्ट ग्रेविटी, उसके वेट के बराबर। तो हमने यहाँ पर m इंटू जी किया, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो m इंटू जी से हमें क्या मिलेगा? फोर्स मिल जाएगा। तो m इंटू जी इंटू एच हम करेंगे, तो एम जी एच यहाँ से आपको आ गया। सो दिस वर्क डन इज इक्वल टू द गेन इन एनर्जी ऑफ द बॉडी। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो दिस वर्क डन, ये वर्क डन किसके बराबर होगा? गेन इन एनर्जी ऑफ द बॉडी, कि बॉडी ने कितना गेन किया। Now, the potential energy of an object at height depends on the ground level or the zero level. An object is given position can have a certain potential energy with respect to one level and different value at potential energy with respect to another level. अब इसकी कहानी का पूरा जो मतलब है वो मैं आपको एक छोटे से डायग्राम के फॉर्म में समझाती हूँ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप उठाते हो, अब आप कोई भी पाथ ले रहे हो, ये उस पोटेंशियल एनर्जी उस पर डिपेंड नहीं करेगी, हाइट पर डिपेंड करेगी। मतलब कि मैंने इस पेन को उठाया और सीधे यहाँ पर ले आई, ठीक है। अब मैंने यही पेन को दूसरी बार उठाया और ऐसा 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 ऐसा, लेकिन हाइट सेम है। तो पाथ से पोटेंशियल एनर्जी को लेना देना नहीं होता है, क्योंकि हम बात करते हैं वर्क डन की। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज पोटेंशियल एनर्जी विच इज एम जी। तो मास इंटू जी इंटू एच। तो मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो वही का वही रहेगा, लेकिन हाइट पर डिपेंड करेगा। ठीक है, एक ही ऑब्जेक्ट की हाइट पर डिपेंड करेगा, उसके पाथ पर नहीं। मतलब मैं कहीं पर भी घुमा लूँ उसको, लेकिन वही हाइट पर अगर लेकर के आ रही हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही ऑब्जेक्ट की क्या होगी? सेम होगी। सो इन बोथ द अबव सिचुएशन द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज mgh. इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर। ठीक है, द वर्क डन बाय ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन वर्टिकल हाइट्स ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्या बोला है? द वर्क डन बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी का वर्क डन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम उसके अगेंस्ट काम करते हैं। ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ पर डिपेंड करती है? वर्टिकल हाइट पर डिपेंड करती है, उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करती है, पाथ पर डिपेंड या बिल्कुल भी नहीं करेगी। ठीक है, तो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। नाउ वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन पोटेंशियल एनर्जी, जो कि बहुत ईजी है। अब सपोज यू हैव अ बॉडी ऑफ मास m 1 kg and potential what height will you raise it so that it may require a gravitational potential energy of 1 joule। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आपको 1 जूल दी है और आपसे कहा है कि एक्सेलरेशन को आप 10 मानिए। तो यहाँ से आपको हाइट निकालनी है। तो वी नो दैट PE पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh होता है। तो मैं यहाँ से 1 इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दैट इज 10 और h मतलब कि कितना है हमें निकालना है, और ये हमें दी हुई है 1 जूल। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/10 इक्वल्स टू h दैट इज 0.1 मीटर हाइट यहाँ से निकल के आ जाएगी, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉय वेइंग 40 kg क्लाइम्स अप अ वर्टिकल हाइट ऑफ 200 मीटर। एक बॉय जिसका वेट 45 किलो है, वो एक वर्टिकल हाइट पर चढ़ा गया जो कि 200 मीटर की है। इसका अमाउंट ऑफ वर्क डन आपको निकालना है और साथ ही साथ उसने कितनी पोटेंशियल एनर्जी गेन की है ये निकालना है। अब हमें पता है वर्क डन इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी ही होगा, तो वर्क डन मतलब W इक्वल्स टू PE ही होता है। अब वर्क डन या PE किसी का भी फॉर्मूला लगा दीजिए, ये हो जाएगा F इंटू S, दैट मीन्स कि mg इंटू एच। अब mg की जगह आपको किलोग्राम में 40 kg दिया ही हुआ है, तो 40 हमने लिख दिया उसका वेट, और इसके साथ साथ
9.8 इंटू h कितना है 200 मीटर। क्लियर है? बस यहाँ से आप इसे सॉल्व करेंगे और आपको वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी दोनों मिल जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये आपका आंसर आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, suppose two bodies A and B having equal masses are capped at height of h and 3h। अब बच्चों एक A और B जिनका दोनों का मास जो है वो सेम है, इसका भी m है और इसका भी m है, इसको आपने उठाया h हाइट पे लेके चले गए, इसको उठाया और 3h पे लिख दिया। अब बताओ कि दोनों की पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था हाइट पर डिपेंड करती है पोटेंशियल एनर्जी, पाथ पर डिपेंड नहीं करती है। तो ऊपर लेके जाओगे तो हॉरिजॉन्टली कहीं भी चले जाओ, ऐसा वैसा कहीं भी जाओगे, लेकिन अगर हाइट अलग अलग है तो दैट मीन्स की पोटेंशियल एनर्जी दोनों की अलग अलग होगी। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो पहले वाले की अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे तो वो है mgh, दूसरे वाले की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है mg3h, और A डिवाइडेड बाई B अगर मुझे करने को कहा जा रहा है तो mgh डिवाइडेड बाय mg3h विल बी 1/3। तो क्या रेशियो आएगा? 1:3। क्लियर है? तो ये आपको यहाँ पर करके सॉल्व करके बताना था और इस क्वेश्चन से हमारा वो डाउट भी क्लियर हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लेकिन ये मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है? जहां पर हम जानेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है। अभी इस वीडियो में यहीं तक हम कवर करेंगे, तो आप नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। और अगर इन टॉपिक्स में पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी में आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपका डाउट डेफिनेटली क्लियर करूंगी बच्चों। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।